पेशे से डंपर चालक, ख्वाब करोड़पति बनने का। बचत के पैसों से काटता था डियर लॉटरी और अचानक वो करोड़पति बन बैठा। यह कोई कहानी नहीं है, हकीकत में ऐसा हुआ नीमचा के एक डंपर चालक के साथ। रानीगंज के नीमचा कोलियरी अंतर्गत पठान धौड़ा के रहने वाले मुमताज खान पिछले 12 सालों से अलाउद्दीन खान नामक एक व्यक्ति का डंपर चलाता है। सभी लॉटरी खेलने वालों के करोड़पति बनने की ख्वाब की तरह मुमताज भी करोड़पति बनने के ख्वाब दिखता हुआ बचत के पैसे से अक्सर लॉटरी काटता था। ड्राइवरी के पैसे से वह अपने बच्चों का भविष्य अच्छी तरह नहीं संभाल सकता था, इसीलिए वह लॉटरी काटता था। कई सालों से लॉटरी कटाने के बावजूद उसे कोई विशेष पुरस्कार हाथ नहीं मिला। रविवार की दोपहर जब उन्होंने टिकट काटा, उसने जब नंबर मिलाया तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसे 1 करोड़ की लॉटरी लग गई। कई बार नंबर मिलाने के बाद उसे विश्वास हो गया कि वो करोड़पति बन गया है। इसके बाद उसने यह बात अपने डंपर मालिक को बताई। उसकी भी खुशी का ठिकाना नहीं। वहीं दूसरी ओर उसके अंदर डर भी था कि पैसे के लिए कोई अनहोनी न हो जाए, जिसके बाद डंपर मालिक अलाउद्दीन खान ने रानीगंज के पंजाबी मोड़ फाणी पुलिस से संपर्क किया। फाणी के अधिकारियों ने मुमताज खान से संपर्क कर उनको थाने ले आए और उनको अपनी हिफाजत में रखा। अपनी खुशी का इजहार करते हुए मुमताज खान ने कहा कि वह पिछले 12 सालों से डंपर चालक का काम कर रहे हैं और वह अक्सर लॉटरी के टिकट काटा करते थे, लेकिन आज ऊपर वाला उन पर मेहरबान हुआ और उनको 1 करोड़ की लॉटरी लग गई। लेकिन वह काफी डर गए हैं और उन्होंने अपने मालिक अलाउद्दीन खान को इसकी सूचना दी। अलाउद्दीन खान ने रानीगंज के पंजाबी मोड़ फाणी के अधिकारियों से संपर्क किया और उन्हें थाने लेकर आए। अलाउद्दीन खान ने मुमताज खान के लॉटरी जीतने पर खुशी जताई और कहा कि उनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब थी और इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और वह अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी दे पाएंगे। 5 से 6 के बीच में कि भैया मेरा लॉटरी लगा है, मेरे को डर लग रहा है। मैंने यहाँ के उज्जवल बाबू को फ़ोन किया। उज्जवल बाबू सर एक ऑफिसर को भेजे श्याम सेल के अंदर से। ड्राइवर को साथ में हम लेके आए हैं, सर के साथ बड़ा बाबू को लेके गए। बड़ा बाबू आप लोग को बुलाए हैं, बड़ा बाबू सहयोग कर रहे हैं। ये सर हमारे साथ में गए थे। कितने साल? 12 साल से सर काम कर रहे हैं। सर 2 मिनट। उनका घर का सर बहुत ख़राब हालत था, 3-4 गो बच्चा है। अब बहुत खुशी हुआ ये लॉटरी पड़ा हम लोग को। अब हम कैसे बता दें वो करेगा कि नहीं करेगा। आपको कहते सर कि चलो किसी का तो कुछ अच्छा हुआ। हम सर बहुत खुश हैं अपना ड्राइवर के। क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद अलाउद्दीन खान, मोहम्मद नीना कोलियरी। वही मुमताज खान से जब पूछा तो वह लॉटरी की रकम का क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि उसकी 2 बेटियों का भविष्य सुधारने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल करेंगे और एक घर बनाएंगे। उसने कहा कि करोड़पति बनने के बावजूद मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगा, मेहनत मजदूरी करके ही खाऊंगा, बाकी पैसा बैंक में जमा रखूंगा। आज क्या हुआ लॉटरी में? आज लॉटरी लिए थे 1 बजे का, तो गाड़ी चला के आए, लॉटरी मिलाए तो देखे लॉटरी पड़ा 1 करोड़। तो हम अपने मालिक को फ़ोन किया अलाउद्दीन खान को कि भाई आता है लॉटरी मिला है, तो आप आइए, हमको डर लग रहा है, कोई इंसान ले चाहे कोई दिक्कत करेगा। कहाँ पे मिलाए थे, किस क्षेत्र में आपका मतलब? हम रानी से टिकट लिए थे, रानी से मोड़ पेट्रोल पंप के। काम क्या करता है? जमते हैं। कितना सालों से चला? कितना सालों से? मालिक का चला रहे, अपने मालिक अलाउद्दीन खान का। बड़ा सर बढ़िया मालिक है, इसलिए बड़ा सर चला रहे। आज लॉटरी उड़ने का मिलने वाला अच्छा लग रहा है मेरे को कि मैं जो गरीबी था सब दूर हट गया है ना। बड़ा बच्चे का कुछ हमें अच्छा। परिवार के लिए क्या सोचे हैं, क्या करेंगे पैसों से? जो घर बनाएंगे, बेटे के नाम पे रखेंगे, बेटा के नाम पे, बीवी के नाम पे, अपने नाम पे घर बना के रखेंगे। और जो गाड़ी चला रहे हैं वो गाड़ी चलाते रहेंगे। अपना जो काम करते रहे वही करेंगे आप? काम करेंगे, जो गाड़ी चला रहे हैं वही काम करेंगे। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुमताज कहाँ रहते हैं? रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। गणतंत्र दिवस के अवसर पर अराजक तत्वों के द्वारा हुई किसी प्रकार की कोई वारदात को अंजाम ना दे, इसके लिए आरपीएफ पोस्ट बांकुड़ा एवं जीआरपी के द्वारा संयुक्त प्रयास से सुरक्षा का जायजा लिया गया। आरपीएफ पोस्ट बांकुड़ा के प्रभारी मानस मजुमदार ने बताया कि गणतंत्र दिवस पर अराजक तत्वों के द्वारा किसी प्रकार की गड़बड़ी या बड़ी वारदात को अंजाम ना दे सके, इसके लिए बांकुड़ा रेलवे स्टेशन एवं उसके परिसर एवं ट्रेनों पर सुरक्षा का इंतजाम देखा गया। अन्य छोटे बड़े स्टेशनों पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम का जायजा लिया जा रहा है।
प्रत्येक वर्ष सुरक्षा के इंतजाम देखे जाते हैं। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य के हर एक स्कूल में 15 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों को कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन दी जा रही है। रानीगंज के डीएवी पब्लिक स्कूल भी लायंस क्लब के चेयरमैन लायंस डॉक्टर अब्दुल कयूम की पहल पर सोमवार दूसरे दिन बच्चों को वैक्सीन लगाने का काम किया गया। डॉक्टर अरशद अहमद रानीगंज बीपीएचसी कर्मियों की देखरेख में सभी बच्चों को वैक्सीन लगाया। वैक्सीन मिलने से बच्चों में खुशी भी देखी गई। बच्चों का कहना था कि लगातार बढ़ रही कोरोना संक्रमण की वजह से हमें कहीं आने जाने में डर लगता था, लेकिन पहली डोज लगने से कुछ हद तक यह डर हमारे जहन से कम हुआ है। वहीं अभिभावकों का कहना है कि कोरोना महामारी की पहली, दूसरी और तीसरी लहर के दौरान हमें अपने बच्चों को सुरक्षित कैसे रखें, इस पर चिंता होती रहती है, क्योंकि देश भर को कोरोना ने अपनी चपेट में ले रखा है। ऊपर से 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन भी उपलब्ध नहीं थी, लेकिन सरकार की इस पहल से हमें खुद को काफी खुशी मिली है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बांकुड़ा के गंगाजल घाटी थाना अंतर्गत श्रीरामपुर बड़शाल ग्राम में लाठी, डंडा और आग्नेयास्त्र लेकर हमला चलाया गया। यह आरोप विरोधी दल बीजेपी पर लगा है। ग्रामवासियों का आरोप है कि विधानसभा चुनाव से ही टीएमसी कर्मी होने की वजह से बीजेपी की तरफ से बार बार हमला किया जा रहा है। विगत रविवार रात से बीजेपी के गुंडे उन पर हमला कर दिए। इतना ही नहीं, उनके खेत में उपजे मूल्यवान फसल को भी अपराधियों ने नष्ट कर दिया। हमले के दौरान घर में पुरुष न होने की वजह से महिलाओं द्वारा जब बाधा दी गई तो उन पर भी हमला किया गया। उनके वस्त्रों को भी फाड़ दिया गया। इस पूरे विषय को लेकर गंगाजल घाटी थाना में स्थानीय तृणमूल नेतृत्व की तरफ से शिकायत दर्ज की गई। हालांकि अभी तक यह घटना को लेकर किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हमले की वजह से गांव में आतंक का माहौल देखा जा रहा है। गांव वालों का कहना है कि इस तरह की घटना दोबारा न हो, इसके लिए प्रशासन हस्तक्षेप की जरूरत है। इस घटना पर शालतोड़ा विधानसभा के विधायक चंदना बावरी ने कहा कि यह तृणमूल की गुटबाजी की सेवा है और कुछ भी नहीं। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई हाथ नहीं। वहीं टीएमसी पार्टी के नेता निमाई माझी ने विधायक के आरोप को बेबुनियाद करार दिया है। অভিযোগের তীর বিজেপির দিকে কি বলবেন? দেখুন, এটা বিজেপির কোনো ছেলে বা কোনো কার্যকর্তা আমাদের এখানে ইনভলভ নেই। এটা ওনাদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের মধ্যে এই কাজটা হয়েছে। কালকে বিকেল 4টের দিকে বিজেপির 40 থেকে 50 জন প্রায় দুষ্কৃতী তারা আগ্নেয়াস্ত্র ও লাঠি নিয়ে আমাদের সবজির এই ক্ষেতটি, অনেক টাকা সবজি এবং গাছপালা লাগানো ছিল দামি দামি, সেগুলো ভাঙচুর শুরু করে মদ খেয়ে। সেই খবর পেয়ে আমাদের বাড়ির মেয়ে ছেলেরা এসে বাধা দিতে আসে, তাদের উপর চড়াও হয়, তাদেরকে মারধর করে, তাদের শাড়ি টানাটানি করে, এমনকি শাড়ি টাড়ি ছিঁড়ে দেয়। ঠিক আছে, তা দেখে আমি আবার বাধা দিতে আসি ওদেরকে, কোনো কথা না শুনে আমাকে মারধর করে, আমার কানের গোড়ায় মেশিন ঠেকিয়ে দেয়, বলে বেশি কথা বলতে এলে ওপেন গুলি করে দেবো তোদেরকে, ঠিক আছে, এখানে থাকতে দেবো না, তোদের বাড়িতে কিছু রাখবো না, এই অবস্থায় ভাঙচুর করে দেয়। তারপরে কিছুক্ষণ পর সন্ধ্যার দিকে খবর পাই আমরা, ঠিক আছে, ওরা আবার বোম চার্জ করে। এবং সকালে এসে খবর পাই যে আমাদের বনসৃজন ছিল, যেটা পঞ্চায়েত থেকে আমরা লাগিয়েছিলাম, 800 পিস চারা গাছ ছিল, দামি দামি গাছপালা ছিল, প্রায় 400 পিস চারা গাছ ওরা ভেঙে গুড়িয়ে ছিঁড়ে এক একটা। মূলত কেন এই হামলা? হামলা মেন কারণ হচ্ছে আমরা তৃণমূল করি, ওরা বিজেপি করি, আর ওদের সংখ্যাটা অনেক বেশি, আমাদের সংখ্যাটা অনেক কম, সেই দাপট দেখিয়ে বেড়ায় ওরা। আপনারা পুলিশে জানিয়েছিলেন? পুলিশে জানিয়েছি, আমরা অভিযোগ করেছি, আমাদের দলীয় নেতৃত্বদেরকে জানিয়েছি, যারা আছেন তাদের কাছে আমরা সাহায্যের জন্য অনুরোধ করেছি। পুলিশ কোনো পুলিশ সেভাবে এখনো পদক্ষেপ নেয়নি, কারণ দুটো তিনটে মেয়ের গায়ে হাত তুলেছে, এভাবে নির্যাতন করছে এবং এত দামি দামি গাছপালা ভেঙে চুরে একাকার করে দিচ্ছে, এত ক্ষয়ক্ষতি করছে, সেভাবে পুলিশ এখনো কিছু পদক্ষেপ নিচ্ছে না। আপনার নাম?
আমার নাম বাপি মণ্ডল। আমরা বর্ষাল গ্রামে আমরা পৌঁছেছিলাম। ওটা পাড়ায় পাড়ায় একটা ঝামেলা, ওটার কোনো পলিটিক্যাল ইস্যু নয়। পাড়ায় সবজি লাগাকে কেন্দ্র করে ভেস্টেড জায়গা, সরকারি খাস ল্যান্ড পড়ে আছে, কেউ শাক বুনিচ্ছে, সেই শাক বুনাকে কেন্দ্র করে ইধার উধার এই পাড়ায় পাড়ায় বচসা, অন্য কোনো পলিটিক্যাল এটা কোনো সমস্যাই নেই। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। कोई भी पूजा हो, किसी भी धर्म का कोई भी त्योहार हो, इन त्योहारों को धूमधाम से मनाने के लिए चंदा काटना कोई नई बात नहीं है। चाहे वह दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो, मुहर्रम हो, सभी त्योहारों में क्लब के संस्थानों द्वारा चंदा काटकर धूमधाम से त्योहार मनाया जाता है। परंतु सरस्वती पूजा एक ऐसा त्योहार है कि विशेषकर बच्चे इस त्योहार को धूमधाम से मनाने के लिए जोश से लबरेज रहते हैं तथा चंदा काटने के लिए सड़कों पर निकल जाते हैं। बच्चों द्वारा चंदा काटना कोई बुरी बात नहीं, परंतु सरस्वती पूजा के समय अक्सर यह देखा जाता है कि बच्चे दल बनाकर सड़कों पर उतर जाते हैं तथा वाहनों को जबरन रोककर चंदा काटते हैं। यह सही नहीं है। अभी सरस्वती पूजा के समय हर गली कूचे में बच्चे किशोर गुट बनाकर चंदा काटते देखे जा सकते हैं, परंतु हद तो तब हो जाती है जब कोई वाहनों को जबरदस्ती घंटों तक रोककर जबरदस्ती चंदा उगाही करते हैं। इससे वाहन चालक परेशान हो जाते हैं। चंदा काटने के लिए जान की परवाह किए बिना बेखौफ होकर वाहनों के सामने खड़े हो जाते हैं। अभी देखा जा रहा है कि सुबह 7 बजे से ही कुनुस्तोड़िया मोड़ से हरिपुर तक हर मोड़, रानीगंज से जामुड़िया जाने वाले रास्ते पर, रानीगंज से मीझिया जाने के दौरान कई स्थानों पर 3 से 4 बच्चों तथा किशोरों के गुटों द्वारा वाहनों को रोककर चंदा काटा जा रहा है, जिससे वाहन चालक अत्यधिक परेशान दिख रहे हैं। चंदा नहीं देने पर वाहनों को घंटों तक रोक दिया जा रहा है। पुलिस इस विषय पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है, जिससे बच्चों का मन और भी बढ़ जा रहा है और वह जोर जबरदस्ती कर चंदा उगाही कर रहे हैं। इस विषय में एसीपी सेंट्रल 2 तथागत पांडे ने कहा कि पुलिस को खबर मिलने पर लगातार अभियान चलाया जा रहा है, उन पर कार्यवाही भी की जा रही है। কোথা থেকে কোথায় যাও? এই তোমার জামুড়িয়া থেকে বাঁকুড়া ও তো কি এখানে ডেলি হ্যাঁ ইটলি যায়। আচ্ছা, তো এখানে কতগুলো এরকম চাঁদা তোলে এরকম? গাদা গাদা গোটা রাস্তাতেই চাঁদা। কত টাকা করে নেয় সবাই? 20 টাকা 30 টাকা যেই যখন মন পাবে। প্রত্যেক দিন? আর প্রত্যেক দিন 30 যত দিন তোমার এই পূজাটা শেষ না হয় ততদিন চাঁদা লাগবে। ও তো এটা কি লাঠি ছোটা নিয়ে থাকে? আর দিতে হবে, কোনো কিছু করার নেই, দিতেই হবে। আর যদি না দাও তাহলে ওই যে মারধর করে? 10 টাকা এবার তোরা মেনে নিলি। আগে কোথায় লাঠি ছোটা নিয়ে কোথায় থাকে? সব জায়গায় আছে, এই গোটাই রাস্তা কতগুলো আছে এরকম? এরকম সব জায়গায় এখানে আছে, আগেও আছে। কি নাম তোমার? আমার নাম কিশোরী। কিশোর? কিশোর কি? কিশোর যাদব। 10 টাকা করে 20 টাকা করে 20 টাকা করে। কতগুলো ডেলি গাড়ি যায়? কোন জায়গায়? কি বলে কাছে এই নতুন এগার তো নতুন এগারে কোথায়? আর তোমার রাস্তা এইখানে তো। আমরা হাইওয়ে চাঁদা কাটছি। কত টাকা করে ডেলি রোজগার করো? 20 টাকা করে। কি করো এগুলো? ঠাকুর ঠাকুর কিনবো, পূজা। কি ক্লাবের নাম তোমার? আমাদের কাশিপুরডাঙ্গা হ্যাপি ক্লাব। এখন কাশিপুরডাঙ্গা এখন আমাদের ঘর আছে। তো দেখছিলাম জোর জুলুম করে তো চাঁদা নিচ্ছ, দিতে চাইছিল না ওরা পয়সা। তো দিচ্ছে না, কি বলো? লাঠি ছোটা নিয়ে আছো তোমরা? কই লাঠি নিয়ে আছি? ওই তো ছিল তো লাঠি নিয়ে। লাঠি নিয়ে কেউ না। তো না দিলে কি তোমরা কি জোর করে নাও? না দিলে এবার ছেড়ে দিতে হয়। কি নাম তোমার? আমার নাম গৌরব। গৌরব কি? गौरवगंज। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে
অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো फ्रेश प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 244581, 244582. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। बांगिया ग्रामीण विकास बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन एवं ऑफिसर्स एसोसिएशन की तरफ से बांकुड़ा शहर के कॉलेज मोड़ इलाके में विरोध प्रदर्शन किया गया, जिनकी मांग थी कि जब से PNB अंतर्गत आए हैं तब से ग्राहक परिसेवा में विघ्नता उत्पन्न हुई है, जिसके कारण विरोध प्रदर्शन पर बैठे हैं। कर्मचारियों की मांग है कि ग्राहकों के साथ संपर्क बना रहे एवं ठीक से परिसेवा प्रदान हो। मित्र कमेटी के सिफारिश के अनुसार बैंक में खाली पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति समेत अन्य कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस बारे में संगठन के सदस्य अनादि कुमार महतो ने बताया कि 1 अप्रैल से वे लोग PNB के अधीनस्थ आने के बाद जो नया सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, उसके बैंक में काम करते हुए दिक्कतों का सामना हो रहा है। यहाँ ना तो नया अकाउंट बन रहा है और ना अन्य कोई लेन देन हो पा रहा है, इसीलिए संगठन की तरफ से विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं। श्री महतो का यह भी कहना है कि नई सॉफ्टवेयर के चलते लिंक फेल की प्रवणता भी बढ़ गई है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
इस बारे में संगठन के अन्य सदस्यों का कहना है कि जब से ग्रामीण बैंक सिस्टम में अपग्रेडेशन हुआ है तब से बैंक परिसेवा में विघ्न उत्पन्न हुई है। ना तो अकाउंट खोला जा सक रहा है, ना एटीएम परिसेवा ठीक से हो पा रही है, जिसके बावजूद भी बैंक प्रबंधन की तरफ से इस बारे में कोई भूमिका नहीं निभा रही है। उल्टा बैंक कर्मचारियों पर दबाव डाला जा रहा है। कार्य न करने के चलते विभागीय व्यवस्था लेने की बात कही जा रही है, जिसके कारण बैंक कर्मचारी बार बार बैंक प्रबंधन के कार्य निकट अपील की गई एवं आलोचना के माध्यम से उसके समाधान के बारे में भी अपील की गई है। इसके बावजूद भी कोई महत्व नहीं दिया जा रहा। फलस्वरूप प्रदर्शन के लिए वे मजबूर हुए। এই বিক্ষোভ কর্মসূচি আপনারা জানেন যে বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাংকে সিস্টেম আপগ্রেডেশন হয়েছে গত সেপ্টেম্বর মাসে, 11ই সেপ্টেম্বর 2021। পিনাকেল 7 থেকে পিনাকেল 10 হয়েছে। তো এই দীর্ঘদিন ধরে সিস্টেম আপগ্রেডেশন পর আমাদের কর্তৃপক্ষ হাত গুটিয়ে বসে আছে। বিভিন্ন শাখায় শাখায় লিঙ্ক থাকছে না, দিনের পর দিন কোনো পাসবুক প্রিন্ট হচ্ছে না। এটিএম ইস্যু তো বন্ধই আছে, যেসব এটিএমগুলো চালু আছে সেগুলো ঠিকঠাক কাজকর্ম করছে না। আমাদের যে সিএসপি কাউন্টার আছে সেখানে বিভিন্ন গ্রাহকের টাকা ডেবিট হয়ে যাচ্ছে, সেই টাকা ফেরত আসতে 1 থেকে 1.5 মাস সময় লেগে যাচ্ছে। এই সবগুলো নিয়ে আমরা সংগঠনগতভাবে দুটি সংগঠন, বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন এবং বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাংক অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন, প্রত্যেকে ইন্ডিভিজুয়ালি আঞ্চলিক অধিকর্তাকে চিঠি দিয়েছিলাম। কিন্তু আঞ্চলিক অধিকর্তা তো বটেই, উপরন্তু হেড অফিসের কার্যালয়ে যারা প্রথম সারিতে বসে আছেন তাদের কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। আমরা বারংবার চিঠি দিয়েছি, কিন্তু তাতেও কোনো কাজকর্ম হচ্ছে না। উপরন্তু এই যে তাদের দুর্বলতাটা ঢাকতে গিয়ে কর্মচারী অফিসারদের ওপর অযৌক্তিক কিছু টার্গেট চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং সেই টার্গেট ফুলফিল না করতে পারলেই শোকজ, চিঠি, মেমো ইস্যু, এসব নানা ধরনের মানসিক নিপীড়ন চলছে। ইভেন ছুটির দিনেও শনি রবিবারেও অফিসারদের কাজ করাতে বাধ্য করা হচ্ছে। এই গত 1 এপ্রিল থেকে আমাদের ইউনাইটেড ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার আন্ডারে আমরা সংস্থাপক ব্যাংক হিসেবে কাজ করেছি, কিন্তু গত 1 এপ্রিল থেকে পিএনবির আন্ডারে আমরা গেছি। পিএনবি যাওয়ার পর থেকেই পিএনবি একটা আমাদের যে সফটওয়্যার ছিল সেই সফটওয়্যারটা পৃথিবীর বহু দেশে চলে, সেই সফটওয়্যারটাকে চেঞ্জ করে একটা উন্নততর সফটওয়্যার আনবো বলে নিয়ে গেছে। এবং সেটা নিয়ে যাওয়ার পরে আমাদের যে পিএনবির স্পন্সর যে 9খানা গ্রামীণ ব্যাংক সমস্ত ভারতবর্ষে আছে, সব জায়গাতেই সমস্ত কাজ একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। প্রায় অ্যাকাউন্ট খোলা যাচ্ছে না, একটা লোন দেওয়া যাচ্ছে না, একটা লোনের অ্যাকাউন্ট খুলতে গেলে যে প্রসেস, সেই প্রসেসটা অনেক লেংদি প্রসেস, সেগুলো করা যাচ্ছে না। পাসবুক প্রিন্ট করা যাচ্ছে না, সাধারণভাবে টাকা জমা তোলাটাও করা যাচ্ছে না অনেক সময়। আর লিঙ্ক ফেলিওরের আমরা লিস্ট বানিয়েছি গতকালকে। প্রতি জায়গায় 6 ঘন্টা 6.5 ঘন্টা কাজের মধ্যে 4 ঘন্টারও বেশি লিঙ্ক ফেলিওর থাকছে সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে। এই পিএনবি স্পন্সর যে আরআরবি সেইগুলোতে আমরা এটার প্রতিবাদ করার জন্য আমাদের দাবি বেশ ধারণ করা হয়েছে এবং সেই দাবি বেশ ধারণ করার পরও ম্যানেজমেন্টের টনক নড়েনি বলে আজকে আমরা 12টা জেলাতে 11টা রিজিয়ন অফিস আছে, এই 11টা রিজিয়ন অফিসের সামনে আজকে আমরা ধর্নায় বসেছি। আগামী 5 তারিখে আমাদের আবার একটা প্রোগ্রাম আছে যেটা হেড অফিসে। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल अपकार गार्डन इलाके में सेनवेली रोड स्थित एक टायर पंक्चर की दुकान चलाकर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले 65 वर्षीय मंसूर आलम पिछले 5 वर्षों से न्याय के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। मंसूर आलम की ठोकरें खाने की वजह से उनके एक करीबी मित्र द्वारा एक सोची समझी साजिश के तहत 5 लाख रुपए ठगी करने के साथ ही उनके जीवन की जमा पूंजी उनके घर को हड़पने का, जिसको पाने के लिए मंसूर आलम पिछले 5 वर्षों से न्याय के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे थे।
पीड़ित मंसूर आलम की अगर माने तो बरनपुर इलाके के रहने वाले उनके एक पुराने मित्र रंजीत सोनकर को पैसे की जरूरत थी, जिसकी वजह से रंजीत सोनकर अपनी मिनी बस जिसका नंबर WB37A3838 को बेचने की सिफारिश मंसूर आलम से की, जिसकी कीमत रंजीत सोनकर ने 6,60,000 रुपए रखी और मंसूर आलम से कहा कि अगर वो चाहे तो इस बस को खरीद सकता है। मंसूर आलम रंजीत सोनकर की बात सुनकर बस खरीदने के लिए राजी हो गया और अपनी घर गिरवी रखकर उन्होंने किसी भगत नाम के व्यक्ति से कुछ उधार पैसे लिए। साथ में उन्होंने अपने कुछ अन्य मित्रों से भी पैसे उधार लिए और 5 लाख रुपए रंजीत सोनकर को एडवांस के तौर पर देकर बस ले लिया और बाकी के 60,000 रुपए 3 महीने के अंदर भुगतान करने के लिए एक एग्रीमेंट बनाया। पर रंजीत सोनकर व मंसूर आलम के बीच हुई इस पैसों की लेन देन में जो एग्रीमेंट रंजीत सोनकर ने अपने वकील से बनवाया था, उस एग्रीमेंट में रंजीत सोनकर ने पूरी गड़बड़ झाला किया था। वो इसलिए कि मंसूर आलम अनपढ़ थे, उनको कागजी नियमों व कानूनों के बारे में जरा सी भी जानकारी नहीं थी। उनको रंजीत व उसके वकील ने जो कुछ भी समझाया वो उसी में अपना समर्थन देते गए। वो इसलिए कि उसको अपने मित्र रंजीत सोनकर पर भरोसा था। रंजीत सोनकर की मौजूदगी में पैसों का लेन देन रंजीत सोनकर व मंसूर आलम के बीच तो हुआ, पर उस एग्रीमेंट में कहीं भी रंजीत सोनकर के वकील ने अपनी हस्ताक्षर नहीं किए, जिस कारण दोनों के बीच पैसों को लेकर हुए लेन देन के लिए बनाया गया एग्रीमेंट पूरी तरह फर्जी साबित हो गया। रंजीत सोनकर ने मंसूर आलम को बस तो दे दिया, पर 1 महीने के बाद ही वो अपने बस लेने अपने कुछ लोगों के साथ मंसूर आलम के पास चला गया और मंसूर आलम से झगड़ा कर बस ले गया। मंसूर ने बस पाने के लिए थाना पहुंच गए, पर थाने में पता चला कि पैसों को लेकर हुई दोनों के बीच लेन देन व उसका बना एग्रीमेंट पेपर पूरी तरह से फर्जी है। तब जाकर मंसूर आलम ने न्याय के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। स्थानीय नेताओं के घर व कार्यालयों को भी चक्कर काटे, जिसके बाद रंजीत सोनकर के ऊपर दबाव बनाया गया। तब जाकर रंजीत सोनकर ने मंसूर आलम को करीब 6 चेक दिए, पर रंजीत सोनकर द्वारा दिए गए सभी चेक बाउंस हो गए। मंसूर आलम को पैसे नहीं मिले, उधर उनका घर भी कब्जा हो गया। वो इसलिए कि उन्होंने उस घर को गिरवी रखकर बस खरीदने के लिए पैसे लिए थे। अब मंसूर आलम ना घर के रहे ना घाट के, इसलिए उन्होंने न्याय के लिए राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, पश्चिम बर्धमान के जिला शासक व पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद महामहिम की तरफ से व राज्य सरकार की तरफ से मामले पर जांच के आदेश जारी हो चुके हैं, जिस पर उच्च स्तरीय जांच चल रही है। बुजुर्ग मंसूर आलम को अब यह उम्मीद जग चुकी है कि जल्द ही उनके मामले में अब उनको न्याय मिलेगा और जब उनको पैसे मिल जाएंगे तो वह उन पैसों से अपना घर बचा लेंगे। पर मैं यहाँ पर आप कितना कमा लेते हैं? 100-200 रुपया, 300 रुपया, कोई गारंटी बोल के नहीं है। कभी होता भी है, कभी नहीं होता है। काम के ऊपर में है, काम जैसे आया वैसे काम हुआ, कभी नहीं भी होता है। अच्छा, क्या हुआ था आपके साथ कि आप वो हमसे पहले गाड़ी में टायर में भाड़ा लगाया, उसके बाद मियाँ बीवी आना हमारे पास शुरू कर दिया। करते करते जो है लेन देन चालू हो गया। लेन देन चालू होने के बाद में जो है कि हम भगत से लेना उसको देना शुरू कर दिया। शुरू में तो आपस करते किया, लास्ट में जो है कि लोहा के गुंडी के कारोबार किया, ये कारोबार किया, वो कारोबार किया। हमको मतलब जो है कि बेहतरीन वो इस्तेमाल किया। वो लास्ट में जो है जब कर्जा पूरा हो गया तो चेक दे रहा, पैसा बंद हो जा रहा, फिर चेक दे रहा, फिर बंद हो जा रहा, फिर चेक दे रहा, फिर ये हो जा रहा है, पैसा नहीं है बैंक में। लास्ट में गाड़ी दिया तो गाड़ी के भी जो कागज जो है इस ढंग से बनाया कि गाड़ी भी दिया, हमको 5 लाख रुपया भी दिया, जो कि कोई कोर्ट के अंदर सुनवाई नहीं है। कौन सा गाड़ी दिया था? चिराग बस, पटमोहना से आपका स्टेशन चलता है। तो अभी तक आपको पैसा नहीं मिला है? एकदम पैसा के तो नामे निशान नहीं हो। तो मैंने धर लीजिए कि बहुत तरह के पापड़, बहुत तरह के आदमी परेशानी उठाया। अभी तक ले जो है कि 4 साल के अंदर में कोई न्यूज़े नहीं है। मलाइटा के पास, पुजू घटा के पास, जिसके पास देखी बस कुछ नहीं हुआ। गाड़ी को बेल करा लिया, बेल करा के गाड़ी चला रहा, तब भी गया पुजू घट के पास में, बोले देख रहे हैं, बोले अभी सही नहीं है। तो अभी आप कहाँ माने न्याय का गुहार लगाए हैं? अन्याय द्वार तो बहुत जगह लगाए हैं, आखिरी मंजिल तक पहुँच चुके। पत्र आप लिखे हैं, किसको लिखे हैं? पत्र आप लिखे हैं, राष्ट्रपति को लिखे हैं? लिखे क्या है, कोई ऐसा आदमी मिल गया कि जो हम वहाँ तक भेज दिया, कोशिश किया। वो क्या लगता है कि अब आपको न्याय मिल जाएगा? आशा लगता है कि न्याय मिल सकता है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मंसूर आलम। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PV न्यूज।
बांकुड़ा बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने बीजेपी छोड़ टीएमसी पार्टी में योगदान दिया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पार्टी को जंजाल पार्टी करार दिया। सोमवार बांकुड़ा तृणमूल भवन में तृणमूल जिला अध्यक्ष का हाथ पकड़कर बांकुड़ा जंगल महल सारंगा ब्लॉक मंडल के बीजेपी अध्यक्ष राजीव सेन ने तृणमूल का दामन थाम लिया। सोमवार राजीव सेन के नेतृत्व में करीबन 60 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तृणमूल में योगदान दिया। इस दिन जोड़ा फूल का झंडा पकड़कर बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी जिस रूप से उभर कर सामने आई थी उससे ऐसा लग गया था कि राज्य की जनता के लिए बीजेपी बहुत कुछ करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बीजेपी पार्टी सिर्फ ऊपरी नेतृत्व से बात करती है, जबकि पार्टी कार्यकर्ताओं से उनका कोई लेना देना ही नहीं है। ऐसे में बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता उन पर भरोसा नहीं रख पा रहे हैं। ममता बनर्जी की उन्नति और आदर्श को देखते हुए हम सभी तृणमूल पार्टी में शामिल होने की इच्छुक हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले दिनों में कोई बीजेपी कर्मी और भी बीजेपी छोड़कर राज्य के सत्ताधारी दल में अपना योगदान देंगे। প্রধানত মাননীয় মমতা ব্যানার্জির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এবং রায়পুর বিধানসভা সহ সারেঙ্গা ব্লকের যারা নেতৃত্ববৃন্দ আছেন তাদের কর্মপদ্ধতির খুব সন্তুষ্ট হয়ে আজকে আমি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করতে রাজি হয়েছি। বিজেপিতে কি কাজ করতে পারছিলেন না কি মনে হয়? বিজেপিতে থেকে কাজ করার যে মানসিকতা, সে মানসিকতাটাকে বাস্তবে রূপায়ণ করার মতো কোনো দিশা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। এই জন্যই যাতে বর্তমান তৃণমূল কংগ্রেসের যে কর্মপদ্ধতি, সেই কর্মপদ্ধতি যে উন্নয়নযোগ্য, সেই উন্নয়নযোগ্যে সামিল হতে সেই জন্য আমি তৃণমূল কংগ্রেসে এসেছি। আমার সাথে আজকে 60টি পরিবার যোগদান করেছে। তো 60টি পরিবার এই কোভিড পরিস্থিতির জন্য বৃহৎ আকারে আমি করতে পারিনি, বিভিন্ন রকম ম্যান্ডেট থাকার জন্য, সরকারি ম্যান্ডেট। আগামী দিনে এই উন্নয়নযোগ্যে আরও ব্লক ভিত্তিক আমরা যোগদান করব। সেই জন্য আমি মাননীয় সারেঙ্গা ব্লক সভাপতি মহোদয়কে আবেদন করেছি এবং উনিও তাতে রাজি হয়েছেন। কোভিড পরিস্থিতির পরবর্তী পর্যায়ে এটা সম্পন্ন হবে। আপনি কি মনে করেন যে তৃণমূলে থেকে মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারবেন বা সহযোগিতা করতে পারবেন? আমি মাননীয় জেলা সভাপতি সহ রায়পুর বিধানসভার বিধায়ক, সারেঙ্গা ব্লক সভাপতি এবং সমস্ত নেতৃত্ববৃন্দকেই অনুরোধ করব যাতে মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারি, সেই প্রেক্ষাপট তৈরির জন্য এবং সেই সুযোগ আমাকে দেওয়ার জন্য। আপনার নাম? আমার নাম রাজীব স্যার। আপনি কোন পদে ছিলেন আগে? আমি ভারতীয় জনতা পার্টির রায়পুর বিধানসভার অন্তর্গত সারেঙ্গা মণ্ডল 2 এর মণ্ডল সভাপতি হিসাবে ছিলাম। আজকে আমাদের দলে যোগ দিয়েছেন সারেঙ্গা ব্লক 2 এর যে বিজেপির মণ্ডল সভাপতি ছিলেন উনি এবং ওনার সঙ্গে 60টি পরিবার। কি মনে হয় যে বিজেপি থেকে ছেড়ে আছে তৃণমূলে যোগ দিচ্ছে, সেখানে কি কোনো উন্নয়নমূলক কাজ হচ্ছে না, কি বলবেন? না, নিশ্চয়ই মমতা ব্যানার্জি যেভাবে রাজ্য চালাচ্ছেন, সর্বস্তরের মানুষের কথা যেভাবে ভাবছেন, সেই জায়গা থেকে তারা অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের দলে যোগদান করছেন। আগামী দিনে কি আরও তৃণমূলে আসবে বলে? দেখুন, আমাদের কাছে অনেক আবেদন আছে এবং সেই আবেদনগুলো আমরা জেলা কমিটিতে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিচ্ছি। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। सोमवार को जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक 2 के बहादुरपुर हाई स्कूल के प्रांगण में श्याम मेटालिक की ओर से CSR के तहत साइंस विभाग की पढ़ाई एवं कक्षाओं के नए भवन निर्माण के लिए 25 लाख रुपए का अनुदान दिया गया। इस राशि से बहादुरपुर हाई स्कूल के साइंस विभाग के लिए 3 कमरे, साथ ही प्रधानाध्यापक के लिए 1 कमरे एवं सभी मिलाकर 4 नए कमरों का निर्माण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में श्याम मेटालिक कारखाना के पदाधिकारी सुमित चक्रवर्ती ने कहा कि स्कूल में कक्षा 11 और 12 में साइंस विभाग की पढ़ाई नहीं होती थी। इस वजह से यहाँ के विद्यार्थियों को 10वीं क्लास के बाद साइंस विभाग में पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता था। इस परेशानी को दूर करने के लिए श्याम मेटालिक फाउंडेशन की तरफ से CSR फंड के तहत 25 लाख रुपए मुहैया कराई गई है। खूब भालो काज। আমি একটি রিকোয়েস্ট করব, আপনি তো নিজে মনে
অত কাজ করছেন, 3টি রুম করছেন। আমি আপনাকে রিকোয়েস্ট করছি ল্যাবরেটরি আপনি সঙ্গে করে দিবেন, এসে সুবিধা হবে। আমার হেডমাস্টার সাহেবের ডিমান্ড ছিল। ঠিক আছে, এমএলএ সাহেব বলছেন আমরা ল্যাবরেটরিটা করে দেবো। তারপরে কোথায় ডেভেলপমেন্ট জন্য দেখুন 17টি ফ্যাক্টরি আছে এখানে, লেকিন এইরকম সামসের মতন কোনো ফ্যাক্টরি আমি দেখছি না যে সিএসআর জনে নেতা কাছে এসে বলছে যে আপনি একটু কাজ করুন। ম্যাডামরা আছেন আমার অফিসে মাঝে মাঝে গিয়ে জিজ্ঞাসা করছেন এমএলএ সাহেব কী কাজ করতে হবে বলুন, আপনারা আমরা ইন্সপেকশন করে দেখব। আপনি একটি প্ল্যান করে ইসিএল সিএসআর অন্তর্গতে আপনি, আমি ইসিএলের নেতা আছি, ওটা সিএসআর থেকে আমি স্যাংশন করে ভালো করে গ্রাউন্ডটা করাই দিব। যাচ্ছি, আপনারা চেষ্টা করলেই হবে। আমাদের দুনিয়ার কাজ আছে, এইটা ভালো করে করে দিবেন। हो रहा है, शमशान में भी काम हो रहा है, शमशान का जो डेवलपमेंट काम कर रहा है। और रानीगंज में हम लोग बख्तर नगर में, मंगलपुर में और वहाँ पर एक आदिवासी गांव है, उस गांव में, तीनों गांव में हम लोग कुछ प्रोग्राम लिए हैं। उसका काम भी 2022 का फरवरी महीना से शुरू हुआ। तब से हम लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं यहाँ पर आज, ये है कि हमारा बहादुरपुर हाई स्कूल का जो एक्सपेंशन मतलब 3 रूम बड़ा रूम का व्यवस्था हम लोग किया और हेडमास्टर ऑफिस। इससे हमारा जो क्लास 11 और 12 का साइंस यहाँ पर हम लोग चालू करना चाहते हैं। हेडमास्टर सर का गाइडेंस है, उसका रिक्वायरमेंट है स्कूल का, उस हिसाब से हम लोग क्लास 11-12 साइंस करना चाहते हैं। और आगे के दिन में भी स्कूल का जो लेबोरेटरी बनेगा उसके लिए भी हम लोग उसके साथ रहेंगे। अभी इनिशियल फेज में 25 लाख का बजट हम लोग पिच किया है और ये 25 लाख का काम को ख़त्म करना है जल्दी से, ताकि आने वाला वर्षों का स्टूडेंट वहाँ पर भर्ती हो सके। तो और भी बहुत सारे काम हो रहा है, जैसे गांव का जो वुमेन है, वुमेन का एम्पावरमेंट के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे स्टिचिंग क्लासेस कर रहे हैं, जूट का क्लास कर रहे हैं, जूट का काम को आगे बढ़ा रहा है। ये जो मास्क है, मास्क बना के सबको सेल करेंगे तो उसका जो आर्थिक संगति बढ़ेंगे। फिर यहाँ पर हम लोग सैनिटाइज़र बनाने का काम कर रहे हैं। ये सब काम, छोटे छोटे काम बहुत सारा एक साथ हो रहा है। स्कूल के पढ़ाई के बाद कोचिंग, फ्री कोचिंग क्लासेस हम लोग दे रहे हैं। इसके साथ कंप्यूटर क्लासेस चला रहा है। कंप्यूटर क्लास में क्लास 9, 10, 11, 12 4 क्लास का जो भी यहाँ का गांव का जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं वो लोग कंप्यूटर सीख रहे हैं वहाँ पर। सर ये क्या जो जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PV न्यूज़।